नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशिव कुमार आप सबका एक बार फिर से गुरु मंत्रा रेडियो क्लास में स्वागत करता हूं। गुरु मंत्रा रेडियो क्लास जो कि गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार के द्वारा शुरू किया गया है सिविल सर्विस के छात्रों के लिए, और आज हमारा दूसरा एपिसोड है। हमने अपने पहले एपिसोड में इतिहास के परिचय पर सवालों पर अभ्यास किया था और हमने आप सबसे कहा था कि हम अपने अगले एपिसोड में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर सवाल चर्चा करेंगे, उनके सवाल जवाबों पर अभ्यास करेंगे। किंतु कुछ छात्रों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये मांग की है कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास द्वारा बीपीएससी के पीटी के जो अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो भी अब तक बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम लिए हैं, उनके सवालों का भी अभ्यास कराए। इस कारण से आज हम अपने दूसरे एपिसोड में 64वीं बीपीएससी के आधुनिक भारत के सवालों का अभ्यास करेंगे। हमारा पहला सवाल है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बीपीएससी आप सबको पता है कि बीपीएससी में 5 विकल्प दिए जाते हैं। हमारा पहला विकल्प है हाजी शरीयतुल्लाह, दूसरा विकल्प है सैयद अहमद, तीसरा विकल्प है सलीमुल्लाह, चौथा विकल्प है एम.ए. जिन्ना, पांचवा विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब पहला विकल्प है फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 ईस्वी में किए थे। हाजी शरीयतुल्लाह जो कि ब्रिटिश भारत के प्रमुख इस्लामी सुधारक थे, उनके जन्म 1781 ईस्वी में हुए थे एवं वे 1840 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त किए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ने तथा अपने कर्तव्यों को पालन हेतु प्रेरित करना था। ये आंदोलन अनेक मामलों में हनाफी संप्रदाय से मिलता जुलता था। इस आंदोलन के नेताओं को उस्ताद कहा जाता था तथा उनके शिष्यों को शागिर्द कहा जाता था। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को तब बार मुस्लिम या मुमिन भी कहा जाता था। इस आंदोलन की शुरुआत पूर्वी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से हुई थी। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से चल रही थी, लेकिन बाद में ये हिंसक होती चली गई। अब हमारा दूसरा सवाल है, 1875 के दक्कन के दंगों का इनमें से कौन सा तत्कालीन कारण था? इनका पहला ऑप्शन है अकाल की छाया, दूसरा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, तीसरा ऊंची भू राजस्व दर, चौथा जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, पांचवा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है दूसरा, यानी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दरअसल उस समय अंग्रेजों ने बम्बई दक्कन क्षेत्र में भू राजस्व के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। हालांकि इस व्यवस्था में जो कर होता था, जो भू राजस्व का जो होता था, कर दिया जाता था जो भू राजस्व के रूप में, वो जो है मिट्टी के प्रकार तथा किसानों की क्षमता के आधार पर निर्धारित की गई थी। किंतु इसके बावजूद भी ये दरें इतनी ऊंची थी कि किसानों को साहूकारों एवं महाजनों से ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ता था। इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान थे वे ऋणग्रस्त हो गए और इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में के किसान साहूकारों और महाजनों के विरुद्ध 1874-75 में विद्रोह किया। 12 मई 1875 को भीमरथी तालुका के सुपा कस्बों में यह आंदोलन हिंसक हो गया था। आंदोलनकारियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि किसी प्रकार से साहूकार ऋणदाताओं के पास जो उनके ऋण पत्र, डिग्रियां आदि रखे हुए हैं, उन्हें छीनकर नष्ट कर दे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का वार्षिक आर्थिक
जो भू राजस्व के वार्षिक आधार पर एक निश्चित दर तय की गई थी। अब हमारा तीसरा सवाल है, निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर सवाल है कारण नहीं था, कारण था ये सवाल नहीं है। अक्सर छात्र कारण था और कारण नहीं था में गलती कर बैठते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ सवाल है विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। पहला विकल्प है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। दूसरा विकल्प है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तीसरा विकल्प है भत्ते की रोकथाम। वहीं चौथा विकल्प है अधिकारियों की अक्षमता। वहीं पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। 1857 का विद्रोह, जिसे कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह विद्रोह भारत के अनेक हिस्सों में फैला था, किंतु ये अंत में असफल हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सेवारत सिपाहियों ने की थी। 10 मई 1857 को मेरठ, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य में आते हैं, यहीं से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, आरा आदि क्षेत्रों में फैलता चला गया था। इस विद्रोह का शुरुआत होने में कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, यानी इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन अधिकारियों की अक्षमता ये होंगे, ये नहीं थे। बल्कि इस विद्रोह का मुख्य कारण था धार्मिक और राजनीतिक नीति तथा भारतीयों के साथ भेदभाव। हालांकि उस समय तात्कालीन कारण धार्मिक ही था कि सिपाहियों को ये पता चल गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कारतूस उन्हें दे रहे हैं, जिन्हें कि उन्हें दांतों से काटना पड़ता है, उस कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। गाय की चर्बी से जहां हिंदू सैनिक आहत हुए थे, वहीं सूअर की चर्बी के प्रयोग से मुस्लिम सैनिक आहत हुए थे और इस वजह से ये विद्रोह का एक तात्कालीन कारण बन गए थे। माफ कीजिएगा, मैं प्रश्नों के अभ्यास के बीच में एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर मेरा 3 बार 4 बार पीटी निकल जाते हैं। बहुत से और भी अगर बीपीएससी के अलावे भी झारखंड, यूपी, अन्य स्टेट के पीसीएस के रिजल्ट, पीटी के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन मेरा मेंस नहीं निकल पा रहा है। जब मैं इन छात्रों से गहराई से बातचीत कर रहा हूँ तो इनमें मुझे एक ही बात है जो कॉमन लगी कि 98% स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो मेंस की तैयारी पीटी की रिजल्ट आने के बाद करते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो समय अब नहीं रहा कि हम पहले पीटी की तैयारी करें, फिर पीटी का रिजल्ट आएगा तो चलो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। पहले क्या होते थे कि पहले पीटी की तैयारी रिजल्ट आने के बाद और मेंस के परीक्षा में काफ़ी लंबा समय मिल जाता था छात्रों को। इस वजह से छात्र आराम से पीटी का तैयारी करते थे, फिर आराम से मेंस की तैयारी। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि लगभग सारे पीसीएस की स्थिति सुधर चुकी है और अब एग्ज़ाम जल्दी जल्दी लेने की कोशिश किया जा रहा है कि पीटी हो, जल्दी पेंस ले ले। अब ज़्यादा समय भी नहीं दिया जा रहा है, चूँकि डिजिटल ज़माना है तो फॉर्म भी जल्दी भर लिया जाता है। इस वजह से अब छात्रों को चाहिए कि वे अपनी रणनीति बदलें, वे मेंस की तैयारी शुरुआत से करें। यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी की तैयारी अपने आप उसमें हो जाएगी। आप पीटी की तैयारी यदि करते हैं पहले तो आपकी मेंस की तैयारी उसमें नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी की तैयारी उसके साथ अपने, क्योंकि पीटी का सिलेबस मेंस के सिलेबस में के अंदर ही आ जाता है। दूसरा, बहुत से छात्र मुझे बताते हैं कि उनसे आंसर पीटी के रिजल्ट के बाद जब वो मेंस की तैयारी में जुड़ते हैं तो उनसे आंसर राइटिंग नहीं हो पाता है। इसका वजह है कि वो शुरुआत से आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। आंसर राइटिंग ऐसा चीज़ है कि आप जितना करेंगे वो अपने आप उतना निखरेगा।
अब जब पीटी के रिजल्ट के बाद छात्र इसकी तैयारी में लगते तब उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मेंस का पढ़ाई करे या आंसर राइटिंग करना सीखे। इस वजह से वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव में आते हैं और उनका तैयारी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे सभी छात्रों से यही निवेदन है कि आप मेंस की तैयारी पहले से करें। पीटी की तैयारी अपने आप उसके साथ हो जाएगी और आंसर राइटिंग डेली करें, चाहे छोटे ही क्वेश्चंस का। कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे बड़ा ही क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग कर, छोटे ही सवालों का करें। और अगर कोई क्वेश्चन का नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने जो दिन भर की जो घटनाएं घटती है उन्हें ही लिखें, लेकिन लिखने का प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करेंगे आपकी मेंस की तैयारी में आंसर राइटिंग उतना ज़्यादा मजबूत होगा। अब हम अपने चौथे सवाल में आते हैं। हमारा चौथा सवाल है, नील विद्रोह किसके बारे में था? हमारा पहला विकल्प है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। तीसरा विकल्प है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। हमारा चौथा विकल्प है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। हमारा पांचवा विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब तीसरा विकल्प है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह मुख्यतः किसानों का एक आंदोलन था। इस विद्रोह की शुरुआत 1859-61 में बंगाल में हुई और अनेक वर्षों तक नीली डाई के स्रोत के रूप में जो है ये के विरोध में ये चलती रही। इसका प्रयोग अर्थात नीली डाई का ऊन, कपास, सिल्क आदि को रंगने में किया जाता था। 1788 तक नील का उत्पादन बंगाल में व्यापक पैमाने पर किया जाता था। विश्व स्तर पर नील की भारी मांग भी थी। यूरोप में नीली डाई की अत्यधिक मांग होने के कारण नील व्यापार अत्यंत लाभदायक था। यूरोपीय बागान मालिक भारतीय किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पर नील उत्पादन करने को मजबूर कर रहे थे। वे भारतीय किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर अग्रिम ऋण भी देते थे। नील विद्रोह का शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के नीलहे किसानों ने किया था। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इनका पहला विकल्प है द हिंदू, दूसरा बंगाली, तीसरा दी महारत्ता, चौथा द टाइम्स ऑफ इंडिया, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ ध्यान एक बार फिर दीजिएगा, समाचार पत्र नहीं था ये प्रश्न में है। इसका सही जवाब है चौथा विकल्प द टाइम्स ऑफ इंडिया। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख इस प्रकार थे जो समाचार पत्र, जो प्रमुख समाचार पत्र थे अंग्रेजों द्वारा संपादित, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनमें पहले है टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर, सिविल एंड मिलिट्री गजट, इंग्लिशमैन, अन्य भी कई। टाइम्स ऑफ इंडिया को राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना जाता है, जबकि द हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता आदि राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अब हमारा अगला सवाल है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बात कहे थे? हमारा पहला विकल्प है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा स्वराज पार्टी, चौथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं
या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प पहला विकल्प यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पाम दत्त तथा बेन ब्रेडले, जिन्हें कि दत्त ब्रेडले भी कहा जाता था, ये ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ताशकंद में 1920 में हुआ था। ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों तथा किसानों के कल्याण एवं विकास के लिए आंदोलन कर रही थी। इस पार्टी ने भारत की ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। रजनी पामदत्त ने कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचना करते हुए कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और स्थापना के बाद 1905 तक ये उदारवादी नीति ही अपनाती रही थी और 1905 के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव किया था। अब हमारा अगला सवाल है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। पहला विकल्प चांदनी चौक से पालम, दूसरा दिल्ली से बिहार, तीसरा पेशावर से बिहार, चौथा पेशावर से वाराणसी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बहुत से छात्रों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि ऑप्शन ए यानी चांदनी चौक से पालम ये सही जवाब है। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को 64वीं परीक्षा से हटा दिया था विवाद होने के कारण, क्योंकि ये सच है कि बहुत सारे इतिहासकार इस चीज़ को मानते हैं कि उनका जो है बहादुर शाह जफर का जो शासन था, साम्राज्य था, वो चांदनी चौक से पालम ही था। लेकिन इस बहुत से इतिहासकार के इसे सिर्फ एक लोकति ही मानते हैं। इस कारण से इसको विवाद में लाया, इस सवाल में विवाद उत्पन्न हो गए थे। इस वजह से इस विरोधाभास को देखते हुए, तथ्यात्मक विरोधाभास को देखते हुए इस सवाल को बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रश्न से ही हटा दिया था। अब हमारा अगला सवाल है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? पहला विकल्प है विजयनगरम का राजा, दूसरा हैदराबाद का निजाम, तीसरा तमिलनाडु के पेलीगार, चौथा तरावनकोर के दीवान वेलुथम्मी, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है हैदराबाद का निजाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पूर्व ही विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो चुकी थी। निजाम हैदराबाद का शासक था जो अब तेलंगाना में आते हैं। जब अंग्रेजों के नियंत्रण में भारत का शासन आ गए, तो अंग्रेजों ने निजाम को हैदराबाद शासन करने की स्वीकृति दे दी थी और निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किए। तमिलनाडु के पोलीगारों ने वर्ष 1805 के आसपास विद्रोह कर दिया था। वेलुथम्पी ने वर्ष 1802 से 9 के बीच में तरावनकोर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। सिर्फ इनमें से हैदराबाद के निजाम ने ही कभी विद्रोह नहीं किए। अब हमारा अगला सवाल है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? इसके 5 ऑप्शन है, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, जिसे लाला लाजपत राय भी कहते हैं, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? इसका सही जवाब है विकल्प
विकल्प 2 यानी दादा भाई नौरोजी, जिनके जन्म 1825 ईस्वी में हुए थे और जिनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। वे एक पारसी विद्वान, शिक्षक, कपास व्यापारी, आरंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता भी थे। दादा भाई नौरोजी को एओ ह्यूम तथा दिनसा वाचा के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। 1886 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लोगों में सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र गोफ्तर यानी सच्चा समाचार नामक गुजराती साप्ताहिक पत्र शुरू किया। वे ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किए हैं। अब हमारा अगला सवाल है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदय सैन सभा के लिए निम्न विकल्प में सही संयोजन सुनिए। पहला है गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी। दूसरा विकल्प है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी। तीसरा विकल्प है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुरदोंजी। चौथा विकल्प है नौरोजी फुरदोंजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख या ज्योतिबा फूले। पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प 2 यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदयासन के नौरोजी फुरदोंजी सभा। अब हमारा अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? पहला विकल्प है स्वदेशी सत्याग्रह, दूसरा विकल्प है रोलेट सत्याग्रह, तीसरा विकल्प है बारदोली सत्याग्रह, चौथा विकल्प है व्यक्तिगत सत्याग्रह, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2 रोलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे। अब हमारा अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगे जब? पहला विकल्प वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, दूसरा विकल्प उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, तीसरा विकल्प सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, चौथा विकल्प उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प यानी इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक जो होते हैं। विस्तार में मैं बता रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी अध्यापक,
वकील तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता भी थे। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा साम्राज्य समाचार पत्र का संपादन किया। रेंडर मर्डर केस में अभियुक्त बनाने के समय लोकमान की उपाधि नहीं दी, बल्कि इसके बाद वर्ष 1897 में रैंड एम हर्स्ट की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई थी। अतः आयोग की संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विकल्प ई है। रैंड की हत्या का समर्थन करने के कारण तिलक को 18 महीने की जेल भी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब, जो सही जवाब लोक सेवा आयोग ने संशोधित किए थे। अतः ऐसा हो सकता है कि किसी बुक या पीडीएफ में इनका जवाब कुछ और मिले। अब हमारा अगला सवाल है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्या अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्या अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा विकल्प है जी सुब्रमण्या अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारा चौथा विकल्प है जी सुब्रमण्या अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 4, यानी कि द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्या अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। अब हमारा अगला सवाल है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पहला विकल्प मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प वल्लभ भाई पटेल, चौथा विकल्प सुभाष चंद्र बोस, वहीं पांचवा विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पास हुआ था, जिनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा भी की गई। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज का पूर्ण अर्थ स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे ही अब राष्ट्र आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान नेहरू ने यह भी कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, वह है स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है। अब हमारा अगला सवाल है। इस सवाल से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि गुरु मंत्रा विद्या संस्थान, जिनके द्वारा ये गुरु मंत्रा रेडियो क्लास सिविल सर्विस के छात्रों के लिए चलाया जा रहा है, इस संस्थान के द्वारा ऑनलाइन व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से पीटी, आंसर राइटिंग की तैयारी और मेंस की भी तैयारी कराई जाती है। पीटी की तैयारी के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम सुविधा है, वहीं मेंस की तैयारी के लिए
जो कि व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए कराई जाती है, जिसमें 4 से 5 स्टूडेंट का सिर्फ बैच बनता है और उन्हें क्लासरूम के तरह प्रतिदिन 3 घंटे का व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा क्लास कराई जाती है और ज़रूरत पड़ने पर वीडियो क्लास भी कराई जाती है इसके द्वारा। इसमें नोट्स भी मिलते हैं, आंसर राइटिंग भी कराए जाते हैं और क्लासरूम के तरह डिस्कशन भी कराए जाते होते हैं और नोट्स भी लिखाए जाते हैं। और हमारा जो आंसर राइटिंग ग्रुप है वह टेलीग्राम के माध्यम से चलती है। इसमें प्रतिदिन स्टूडेंट को 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आंसर राइटिंग करने के लिए। उन क्वेश्चंस को लिखकर स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। अन्य भी स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट का ये ग्रुप होता है और हमारी टीम के द्वारा जांच करके उसका विश्लेषण करके उन्हें बताया जाता है कि उनमें क्या सुधार करना है और क्या उन्हें और इस पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे किसी भी पीटी, मेंस या आंसर राइटिंग किसी भी क्लास से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9135904639 9135904639। अब हम अपने अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? पहला विकल्प 21 साल, दूसरा विकल्प 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, तीसरा विकल्प 25 साल, चौथा विकल्प 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। इनमें से पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने सरकार के विरोध में असेंबली में सेफ्टी व्हील के विरोध में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने हाथों से 2 ग्रेनेड लेकर असेंबली हॉल में दाखिल हुए और अचानक उन्होंने ग्रेनेड को ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में फेंका था तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। बम तेज आवाज़ के साथ फटे। हालांकि बमों को इस तरीके से बनाया गया था कि किसी की भी मृत्यु ना हो, किसी के भी जान का नुकसान ना हो। इस घटना के समय भगत सिंह की आयु थी 21 वर्ष 6 माह और 10 दिन। अब हमारा अगला सवाल है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसके 5 विकल्प है। पहला विकल्प बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा सिंध, चौथा काठियावाड़ और पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। वर्तमान समय में भारत का जो वर्तमान समय का जो भूगोल है और इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इनके अनुसार इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर हम तात्कालीन समय पे जाए तो इसका विकल्प बिहार सही होंगे, लेकिन चूंकि अब बिहार, झारखंड अलग अलग 2 राज्य बन गए हैं तो इसका सही जवाब झारखंड होंगे वर्तमान के समय के अनुसार। और चूंकि विकल्प में झारखंड है नहीं, इस कारण से इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। आदिवासियों के मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए थे, और संथाल विद्रोह दोनों ही तत्कालीन बिहार के संथाल परगना में हुए थे, जो कि अब झारखंड में आते हैं। बिहार में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया था। यह विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चले। ये जनजातियों द्वारा सबसे सशक्त प्रारंभिक विद्रोह था। इसमें हजारों आदिवासी शहीद भी हुए थे। इस विद्रोह को उल्लू गन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आप सबको एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। बहुत से छात्र ये हमसे पूछते हैं कि सर हमारा पीटी निकल जाता है लेकिन मैथ्स नहीं निकल पाता है। उनकी ये शिकायत होती है कि उनके बीपीएससी ही नहीं बल्कि अदर स्टेट, झारखंड, उत्तर प्रदेश,
अन्य राज्यों के भी पीसीएस के पीटी के रिजल्ट तो आ जाते हैं, लेकिन वे मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा कई बार उनके साथ हो चुका है। उन सारे छात्रों से बात करने के बाद मैंने उन सब की स्थिति में एक चीज़ सामान्य पाई कि उनमें से 98% छात्रों ने मुझे बताया कि वे पीटी की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी पीटी के रिजल्ट के आने के बाद करते हैं। इवन कि आंसर राइटिंग की भी तैयारी वे पीटी के रिजल्ट आने के बाद करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा कारण है कि उनका मेंस का रिजल्ट नहीं आ पाता है। वो समय बदल चुका है कि पहले आप पीटी की तैयारी करें, फिर पीटी का रिजल्ट आए तो मेंस की तैयारी करें। दरअसल पहले परीक्षाओं के बीच में काफ़ी लंबा समय मिलता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब डिजिटल समय है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाते हैं, फॉर्म भी दोबारा जल्दी भरवा लिए जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगभग सारे पीसीएस अब पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस की परीक्षा जल्दी ले लेते हैं। अब ऐसे में जब छात्रों का पीटी निकल जाता है तो अब वो समझ नहीं पाते हैं कि पहले वो आंसर राइटिंग करना सीखे या फिर वो मेंस की तैयारी के लिए बुक पढ़े। इस मनोवैज्ञानिक दबाव में उनका तैयारी खराब हो जाता है। इसलिए मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी अपनी सलाह है कि आप मेंस की तैयारी शुरुआत से करें। यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी की तैयारी उसके साथ ही अपने आप हो जाएगी, क्योंकि पीटी का सिलेबस भी मेंस के सिलेबस में अधिकांशतः निहित है। और जो थोड़ा बहुत अलग है भी तो वो आप थोड़ा बहुत अलग से पढ़ ले, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ ऐसे विषय है जो कि पीटी में आते हैं, मेंस में नहीं आते हैं, तो वो आप अलग से पढ़ ले। लेकिन अधिकांशतः मेंस और पीटी का अब एक ही सिलेबस हो चुका है। सिर्फ एग्ज़ाम लेने का तरीका बदल चुका है। जहां आपको मेंस में लिखित में जवाब देना है, वहीं पर पीटी में आपको वैकल्पिक सवालों का जवाब देना है, लेकिन पढ़ाई सेम ही होती है। इस वजह से मेरा यही सलाह रहेगा कि आप मेंस की तैयारी शुरू से करें और आंसर राइटिंग भी आप शुरू से करें, वरना आपके साथ फिर बाद में यही होगी कि जब आप पीटी का रिजल्ट निकलेंगे तो आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव में पड़ जाएंगे कि पहले आंसर राइटिंग करना सीखें या फिर पहले मेंस का बुक पढ़ें। इस वजह से छात्र को चाहिए कि अब समय के अनुसार, जैसे आयोग अपने परीक्षा लेने का तरीका बदल रहे हैं, तो समय के अनुसार छात्र भी अपनी तैयारी की रणनीति को बदले। इसी के साथ हमारा गुरु मंत्रा रेडियो क्लास का दूसरा एपिसोड समाप्त होता है। मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। हम अपने तीसरे एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं और तीसरे एपिसोड में या तो हम बीपीएससी की 64वीं प्रारंभिक परीक्षा के सवालों का अभ्यास करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोतों का सवाल जवाबों का अभ्यास करेंगे। लेकिन हमारा जो होगा विषय जो होगा वो इतिहास से ही संबंधित रहेगा। यदि हम 64वीं प्रारंभिक परीक्षा के सवालों का जवाब भी अभ्यास करते हैं तो वो हमारा होगा मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के सवालों पर वो अभ्यास होगा। वो या फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के सवालों पर भी अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने तीसरे एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, यही हमारी आप सबके लिए शुभकामना है। धन्यवाद।